सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे डेंगू वायरस की, जिसकी जो सूरत हाल है वो हम देख रहे हैं मुल्क भर में ख़राब होती चली जा रही है। रोज़ बरोज़ जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। नन्हा सा कीड़ा है और अब ये खौफ की अलामत बन गया है। मुल्क भर में ये अपनी दहशत बिठा रहा है। अभी कौम आलमगीर वबा के डर से नहीं निकली कि अब डेंगू मच्छर ने उन्हें घेर रखा है। कराची से खैबर तक डेंगू मच्छर चुन चुन कर शिकार कर रहा है। पाकिस्तान अभी आलमगीर वबा कोरोना के एक के बाद एक वेरिएंट से निमट रहा था कि उसे अब डेंगू के भी एक नए वेरिएंट का सामना करना पड़ रहा है। तिब्बी माहिरीन इस नए वायरस की खोज में लग गए हैं कि डेंगू वायरस की जो नई किस्म है ये क्या है और अब तक इससे कितने अफराद शिकार हो चुके हैं। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, फिर तिब्बी माहिरीन से भी जानेंगे कि आखिर इस वायरस से बचा कैसे जाए, क्योंकि ये जो वायरस है ये मौसमी वायरस है। इसके हम किस तरीके से हिफाजती इक़दाम कर सकते हैं, पहले आप एक रिपोर्ट देखिए फिर बात करेंगे। मुल्क में मच्छरों की अलगार, बढ़ रहा है डेंगू बुखार, अमवात में इजाफा लगातार। डेंगू से परेशान आवाम को अब एक और पुरअसरार वायरस ने आ घेरा है। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। तिब्बी माहिरीन कहते हैं वायरस बज़ाहिर डेंगू की तरह है, मगर मरीज का टेस्ट करवाने पर तशखीस नहीं होती। ऐसे मरीजों से व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स भी कम हो रहे हैं। माहिरीन ने शुबा जाहिर किया है कि पुरअसरार वायरस डेंगू का दूसरा वेरिएंट भी हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में मजीद 4 अफराद डेंगू के डंक से जान से गए। 24 घंटों में मजीद 277 अफराद को मोजी मच्छर ने काटा। लाहौर में 225 केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू मच्छर के खैबर पख्तूनख्वा में भी ताबड़तोड़ हमले जारी। 24 घंटों में 114 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे में मुतासरा मरीजों की तादाद 9091 हो गई। सिंध में भी मच्छर डंक मारने में मसरूफ। 24 घंटों में 60 अफराद को बीमार कर डाला। कराची से 37 अफराद डेंगू में मुब्तला हो गए। महकमा सेहत के मुताबिक रवा माह मजीद 4 अफराद डेंगू वायरस से इंतकाल कर गए। इमसाल सिंध में 19 अमवात रिपोर्ट हुई। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों में 23 अफराद अस्पताल जा पहुँचे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक शहर इक़्तिदार में मच्छर के काटने से 4315 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। तो ये आपने रिपोर्ट देखी। अब कैसे इससे बचा जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़ाहिर है पूरी दुनिया इस वक्त आदमी वबा का शिकार है, सारा फोकस हमारा इस पर था तो हमने इस मौसमी वायरस को नज़रअंदाज किया। ऐसे बहुत से सवालात हैं जो आप सबके जहन में भी हैं। हम माहिरीन से भी इस पर बात करेंगे। मुझे कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें FPCCI सदर हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, एस्थमा स्पेशलिस्ट भी हैं, आपको वेलकम करते हैं। नज़ीर लगाई साहब में कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। आप दोनों हज़रात का शुक्रिया। और टेलीफोन लाइन पर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर हैं। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, जब हम बात करते हैं डेंगू की, तो डेंगू एक मौसमी ज़ाहिर वायरस है और इस मौसम में हम देखते हैं कि केसेस आते ही हैं। लेकिन जब हम सूरत हाल देखते हैं आलमी वबा, जब कोरोना से हम निमट रहे थे तो क्या हमने इस वायरस को नज़रअंदाज किया? और हम बात कर रहे हैं डेंगू वायरस के फैलने की क्या वजूहत हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस वक्त केसेस की क्या सिचुएशन है। तो केसेस कुछ इस तरीके से हैं कि इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा जो हैं वो केसेस हमने देखे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर 11 नए केसेस सिर्फ इस्लामाबाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। अब मात जो हैं वो सबसे ज़्यादा सिंध में रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन ये क्या वजह है, जबकि अब ये कहते हैं कि इस मौसम में अब डेंगू वायरस जा रहा होता है लेकिन अभी भी हम इससे लड़ रहे हैं। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, जिस तरह सवाल मेरा आपसे ये था कि इस आलमी वबा के दौर पे जब सारा फोकस हमारा कोरोना पे था कि कोरोना के नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, हमें उससे निपटना कैसे है, कि हमने नज़रअंदाज किया इस मौसमी वायरस को? ऑफकोर्स हमने नज़रअंदाज किया है। इसकी मेन वजह यह है कि हमने कोविड के दिनों में भी स्प्रेस को ध्यान नहीं रखा और जिस तरह 2 साल 3 साल पहले पूरे पाकिस्तान में हाई ग्रेड जो स्प्रेस किए जाते थे बेसिकली मच्छर के लिए, और डेंगू वायरस आपको पता है साफ़ सुथरे पानी में होता है और बारिश के बाद ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है क्योंकि उनके जो लार्वाज होते हैं वहाँ ग्रो करके और उसको अंडे से डेंगू का मच्छर बनाते हैं और इसी तरह वो टाइमिंग्स पे आते हैं। तो स्प्रेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्प्रेस पूरे पाकिस्तान में नहीं हुए, जो हमने बार बार कहते रहे कि स्प्रेस कराएं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन PPA साथ मिलके भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि आप हर जगह स्प्रेस कराएं, क्योंकि इसकी मैनेजमेंट, जो डेंगू की जो मैनेजमेंट है वो कोविड की तरह ही वेरी एक्सपेंसिव है। सिर्फ उसमें ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटेंसिव केयर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, जिसकी कॉस्ट ऑफ पर डे इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी हाई। दूसरा जो नया डेंगू का वेरिएंट है वो एक अभी भी हमारे लिए बहुत एक बड़ा अलमिया है और एक क्वेश्चन मार्क बन गया है हमारे पूरे डॉक्टर्स के लिए कि डेंगू के 4 वेरिएंट हैं, डेंगू 1, 2, 3, 4 और फ्लेवी वायरस कहते हैं हमको, ये जो वायरस अटैक करता है। अब ये जो वायरस है जिसमें से 4 वेरिएंट हैं, उसमें जो लास्ट फ्यू इयर्स बैक जो वेरिएंट था वो बिल्कुल डिफरेंट था। अब जो वेरिएंट आया है ये बिल्कुल डिफरेंट है, जिसकी डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है कि ये 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो WBCs का है, प्लेटलेट्स का नहीं है। उसमें हाई ग्रेड फीवर के साथ जो सेल्स गिर रहे हैं वो WBCs गिर रहे हैं, जो ल्यूकोसाइट्स हैं। जब वो गिरते हैं और उसके बाद पेशेंट जो है वो हाई ग्रेड फीवर के साथ फेंट होना शुरू होता है, शॉक में जाता है, क्योंकि उसकी कुव्वत मुदाफ़त WBC से ही, आपकी जो बॉडी की जो कुव्वत मुदाफ़त है वो WBC से, ल्यूकोसाइट से है। जब वो गिरना शुरू होते हैं तो आप दूसरे इन्फेक्शंस का शिकार होना शुरू होते हैं और दूसरे इन्फेक्शंस आपको कैरी ऑन होते हैं, जिसमें CRP जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो हाई हो जाता है। अब हमें ये नहीं पता चलता ये वायरस ने अटैक कर दिया या इम्यूनिटी गिरने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन ने भी साथ में अटैक किया है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। टाइफॉइड में XDR एनी इन्फेक्शंस, मतलब यूरिन में कोई इन्फेक्शंस XDR हो गया, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस आ रहे हैं, जिसकी मुहिम 2 साल पहले टाइफॉइड की बहुत ज़्यादा हुई। फिर ये 2 साल में फिर दोबारा टाइफॉइड की वैक्सीन का कोई रोल नहीं हुआ। नेक्स्ट PPA और WHO की तरफ से नया वैक्सीन जो MR है, मीजल्स रुबेला, उसकी वैक्सीन आ रही हैं, बट टाइफॉइड की वैक्सीन नहीं हुई। तो हम इसी में कंफ्यूज रहते हैं आजकल कि ये टाइफॉइड। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट हम करते हैं, क्योंकि मुझे आपसे इसमें आगे जाके बात करनी है कि एक और नया वायरस है, डेंगू की किस्म है, लेकिन अभी तक उसकी तशखीस नहीं हो पाई कि वो क्या है। फिर टाइफॉइड है, डेंगू और एक नया वायरस है। ज़रा इस पर बात करने से भी डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब को भी हम शामिल हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास कितना अदाद शुमार आए हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि कोरोना से हम लड़ रहे थे, उसके नए नए वेरिएंट को हम समझ रहे थे, फिर वैक्सीन आई, लेकिन हमने उस तरह से अहमियत नहीं दी डेंगू को जैसे कि दी जाती है, जिसकी वजह से डेंगू हो गया बिल्कुल बेकाबू। कोरोना जो है वो घट रहा है, डेंगू बढ़ रहा है। क्या आप लोग किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फाइजर। देखें, एक तो मैं आपसे अर्ज करूं कि ऐसा नहीं है कि डिजीज बेस्ड जो है हुकूमतें काम नहीं किया करती, कि कोरोना आ गया तो कोरोना के पीछे पड़ गए, अब डेंगू आ गया तो बाकी सब कुछ छोड़ दो, डेंगू के पीछे पड़ गए। मरीज हैं और जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि टाइफाइड के पेशेंट्स हमारे साथ हैं तो उसके पीछे पड़ जाओ। इट इज नॉट अ वे ऑफ गवर्नेंस के हर एक को ये पता था, जो भी पब्लिक हेल्थ के हमारे दोस्त हैं वो हमेशा से कह रहे थे और हुकूमत के लोग जानते थे। 19 के अंदर हमारे साथ केसेस आए हैं इसके डेंगू के, तो 2021 के अंदर इन्होंने आना ही आना है। 2-3 साल के बाद ये डेंगू का इसी तरह से ग्राफ बनता है और यही पैटर्न इनके साथ देखा जाता है। अब ये है कि जो हमने 4 माह 3 माह पहले काम करना था वो अगर अब काम करेंगे तो उसका तो फायदा ही कोई नहीं है। अब पहले करने की सर्वेलेंस करनी चाहिए थी, लार्वा जो था उसको खत्म करना था, उसके लिए स्प्रेस करने थे। अब वो सारा चीज तो सारा मसला बन गया। लाहौर के अंदर अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो इस वक्त लाहौर दुनिया का गंदा तरीन शहर है। उसके अंदर छाती के की जलन, गले की खराबी, खांसी, ये सारी प्लस फीवर, ये वो है कि जो कोविड के अंदर भी सिम्टम्स है, डेंगू के अंदर भी सिम्टम्स मौजूद होती हैं, लेकिन इलाज की खातिर इनके अंदर जाहिर है कि एक मुख्तलिफ होता है जो उसको स्प्रेस करता है। अगर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये वाइट सेल्स को जाकर, वेयर डेंगू के अंदर एक हाई ग्रेड फीवर होता है जो कि पैनाडोल और ये छोटी मोटी हम दवाइयां देती हैं, उसके साथ जाकर उसको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो लगारी साहब, जब हम बात करते हैं कि सूबाई हुकूमतों की जो तैयारियां होती हैं ज़ाहिर इस वायरस से निपटने के लिए, कि आपने स्प्रेस करने होते हैं, अगर हम चलें सिंध की बात करें तो यहाँ पर भी स्प्रेस नहीं हुए, पंजाब में भी नहीं हुए, क्या वजह क्या बनी? वही बात कि हमने उस तरीके से इसको सीरियस नहीं लिया जिस तरह हम लेते हैं हर साल। हम क्राइसिस मैनेजमेंट के सिलसिले में अपनी थोड़ी बहुत महारत रखते हैं। तूफ़ान आ जाए तूफ़ान से निपटेंगे, ज़लज़ला आ जाए ज़लज़ले से निपटेंगे,
कोई और सूरत हाल पैदा हो जाए, कोविड आ गया, कोविड से निपटने लगे, बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं कि इसके अलावा भी चीज़ें हैं, मामूली हयात हैं और हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। हम इस बारे में बिल्कुल नहीं ख्याल करते हैं कि और चीज़ों को देखना चाहिए। मतलब ये है कि डेंगू के बारे में मैं इतना ख़तरनाक और वायरसेस हैं, इसके अलावा भी निगलेरिया है, कोई और वायरसेस हैं, इतने ख़तरनाक हैं, इनके बारे में आपको हमेशा चौकस रहना है। हमारे साथ की एक साथी दोस्त थी, जर्नलिस्ट थी, सीनियर थी, वो उम्रा करने आई, वापस आने के बाद वो मालूम हुआ कि उसके 3-4 दिन के बाद फौत हो गई, इसलिए कि वहाँ पर वायरस जो है वो वहाँ भी मौजूद था, यहाँ आकर उसका इलाज नहीं हुआ, बड़े अस्पताल में दाखिल रहीं लेकिन उनका इलाज नहीं किया जा सका। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हुकूमत को हर हालत में, अच्छा ये आप रूटीन क्यों नहीं बना लेते कि जनाब हम इस मौसम में हमने सर्वे करना है, कुछ भी हो जाए, आखिर कोई चीज़ आ जाए, पहाड़ गिर पड़े, ज़मीन फट जाए, कुछ भी करे, हमने ये करना है। और अगर हम इसको अपनी रूटीन बना लें कि हमने ये वायरस, ये जो है इस मौसम में हमने ये चीज़ें करनी हैं। अब इस मौसम में फ्लू होता है तो फ्लू की वैक्सीनेशन वगैरह का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। हुकूमतें खुद बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें और ख़ास तौर पर जो सेहत की वजारतें हैं वो अलर्ट रहें, तो इस सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। कोविड को 2 साल तक लड़ाई जारी रखी गई, अब भी उसके साथ लड़ाई जारी है, लेकिन आप दीगर बीमारियों को, दीगर वायरसेस को अगर आप भूल जाएंगे तो फिर तो वो आपके ऊपर किसी भी वक्त हमला कर देंगे। अगर उस तरफ को हम नहीं गए तो नतीजा यही है जो हमारे सामने है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जब हम बात करते हैं कि जी हमने मौसमी वायरस के लिए तैयारियां करनी है, पहले से करनी है, हमने स्प्रेस करने हैं और हमने वो तैयारियां नहीं की, वायरस आ गया, उसके बाद इससे केसेस बढ़ना शुरू हो गए। अब ये खबर आ रही है कि एक और वायरस है डेंगू से मिलता जुलता, लेकिन जब तशखीस की जाती है तो वो डेंगू नहीं है। आप मुझे बताएंगे कितने केसेस हैं और आप किस तरह देख रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल को डॉक्टर साहब? मान रहीमन बहुत शुक्रिया। देखें, समझने वाली चीज़ ये है कि डेंगू कोई नई बीमारी नहीं है। 1980 में पहले सबसे केसेस आए थे सिंध के और बलूचिस्तान के कोस्टल एरिया से, और ये डेंगू 129 ममालिक में है, ब्राज़ील और बाकी इस खित्ते के ज़्यादातर ममालिक हैं। और ये जो वायरल इन्फेक्शन है, और इसकी जैसे कहा गया कि 4 तो वो वायरसेस हैं, डेंगू 1, 2, 3, 4, और 5वीं जो है उसको हम कहते हैं अनक्लासिफाइबल। तो 5 अक़साम की वायरसेस हैं कम अज़ कम। और वायरल जो हमने आई अपनी तहकीक हुई जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़ में पब्लिश हुई, उसमें हमने ये शो किया कि पाकिस्तान में जब ये एंडेमिक रहता है और जब एपिडेमिक बनता है तो एक से ज़्यादा अक़साम एक ही वक्त में मौजूद होती हैं। ये पाकिस्तान डिफरेंट है दैन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें आप वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपको वेक्टर, क्योंकि वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, इस बीमारी ने एक इंसान से दूसरे को सांस से नहीं लगना, कुर्बत से नहीं लगना। एक मच्छर है फीमेल एडीज़, वो भी जनाना सिर्फ, एडीज़ इजिप्शियाई एक मच्छर है, उसकी किस्म जो फीमेल है वो सिर्फ उसका जो खुराक है वो इंसानी खून है। तो इंसानी खून को ढूंढते 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 वो ज़ाहिर है जहाँ ज़्यादा इंसान रहते हैं वहाँ वो पहुँचती है मच्छरानी, और वहाँ वो इंसानी खून चूसती है, और अगर उस इंसान में ये वायरस मौजूद होगी तो वो वायरस भी खून के साथ चली जाएगी। अब उसने ब्रीड करना है, और ब्रीडिंग मतलब उसने अंडे देने हैं, और उसके लिए आधा चम्मच पानी काफ़ी है, साफ़ या गंदा या ओस के चंद कतरे, और उसमें हज़ारों अंडे देने हैं। और जब वो अंडे प्यूपा और फिर वो मच्छर बनेंगे तो वो उड़ के दूसरे इंसानों को लग के जब वो खून चूसेंगे उनमें मुंतकिल कर देंगे। तो ये साइकिल ब्रेक करना ज़रूरी है। और इसमें जैसे अभी बहुत सारे हमारे दोस्त भाई कह रहे थे कि स्प्रेज, मैं माजरत के साथ ये बताऊंगा कि स्प्रेज का एक हिस्सा है इसके कंट्रोल में, एंटायर हिस्सा नहीं है। अच्छा। स्प्रेज ज़्यादातर सियासी गवर्नमेंट्स इसलिए करती हैं कि लोगों को पता चले कि फॉगिंग हो रही है, स्प्रे हो रहा है। इसका कोई खातर खा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि जो ये मच्छर जो है ये ज़्यादातर इंसेक्टिसाइड से रेजिस्टेंट हो चुका है। ये भी हमारी तहकीक मौजूद है, गूगल करेंगे मिल जाएगी। सबसे जो दुनिया में सिंगापुर की एग्जांपल ले लें
थाईलैंड की, मलेशिया की, इन्होंने जो इसको बेहतर कंट्रोल किया है। एक तो मैं ये बता दूं फिज़ा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको रेडिकेट कर दिया जाएगा तो भूल जाएं, कोई भी मुल्क 129 में से इसको रेडिकेट नहीं कर पाया, इंक्लूडिंग सिंगापुर, ब्राज़ील वगैरह। तो इसकी शिद्दत में कमी आप कर सकते हैं, और उसका तरीका सबसे मुअस्सर जो है वो बिहेवियरल चेंज है। और 95% हमारी आबादी मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सफाई निस्फ़ ईमान है। अगर वो सफाई हम अपनी ज़िंदगियों में ले आएँ, और आपके ज़रिए, आप हमारी रोल मॉडल हैं, कि ये शऊर पैदा कर दें, जो बच्चे ने चिप्स खाई है उसका रैपर कहाँ फेंक रहा है, या भाई ने एक ड्रिंक पिया है, सॉफ्ट ड्रिंक, उसका वो डिब्बा कहाँ फेंक रहा है। तो ये शऊर ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी गवर्नमेंट इससे अकेले नहीं निपट सकती। ये अंदर की, घर के अंदर की बीमारी है। आप कभी अपने छत पे जाएं, देखें कोई पाइप लीक तो नहीं हो रहा, या छत पे जो आपके वाटर टैंक है उसका ढकना भी है कि नहीं। और ये वल्नरेबल सीजन है, जब 13 डिग्री से टेम्परेचर आपका कम होगा तो इसकी ब्रीडिंग वैसे ही रुक जाएगी, ये मच्छर ब्रीड नहीं कर पाएगा। और जब 34 से ज़्यादा होगा फिर भी नहीं कर पाएगा। अभी जब जैसे ही सर्दी होगी लाहौर में थोड़ी और, तो फिर ये रुक पाएगा। जो इसके आखिरी केसेस आपको अलबत्ता आएंगे वो 15 जनवरी तक आएंगे। ठीक है। तो इसलिए ये तो हमारी बहुत ज़्यादा मुश्किल तहकीक भी है, और अब ये वैक्सीन्स भी इसकी अवेलेबल हैं जिसका हम ट्रायल शुरू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वैक्सीन्स में भी टकीडा की एक वैक्सीन है, वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, जिसका हम ट्रायल करने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपना बिहेवियरल चेंज लाना है। बाकी जो इसका कंट्रोल है वो कोशिश करें कि आप सफाई सुथराई रखें, अपने जो गमले हैं उनको इतना पानी दें कि वो जज़ब हो जाए। पानी असल चीज़ है सफाई, और ज़ाहिर है हमने हाइजीन का बड़ा ख्याल रखना है, खुद से भी अपना किरदार अदा करें। डॉक्टर साहब, और सुमैया हूँ मैं, ज़रा नाम की भी तस्दीक कर दूँ। अच्छा डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, जब हम बात कर रहे हैं एक और वायरस जिसकी हमने तशख़ीस हुई नहीं कि ये डेंगी है, लेकिन वो डेंगी से ही मिलता जुलता वायरस है। प्लेटलेट्स उसमें भी कम होते हैं, फीवर उसमें भी हाई है, और उसमें वही सारी सिम्टम्स हैं जो डेंगी के हैं। तो उसमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें? ख़ास तौर पे जब ये आप बात कर रहे थे कि इस मौसम में टाइफाइड भी बहुत ज़्यादा होता है, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करें? कैसे पता चलेगा कि ये टाइफाइड है या फिर ये डेंगी है या कोई और वायरस है? टेस्ट करवाएं, क्योंकि लोग सेल्फ मेडिकेशन पर भी चले जाते हैं। पहले तो आपको टेस्ट डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। डिफ्रेंशिएशन में ऐसा नहीं है कि वायरस डिफरेंट है, ये डेंगी का ही वेरिएंट, बट उसने अपनी रिजीम को चेंज किया है, अपने आदात को चेंज किया है। इसने पहले प्लेटलेट्स को कम करता था, अब जो ये वायरस ने जो अटैक किया है वो WBCs पे कर रहा है। तो वायरस इज सेम बट उसका वेरिएंट डिफरेंट है। इसकी जो नेचर ऑफ हैबिट है, जिसने पहले प्लेटलेट्स को कम करना था वो बाद में पहले WBCs को कम कर रहा है। डेंगी का जो NHS1 है वो फर्स्ट डे से 9 डेज़ के बीच में पॉजिटिव आता था। उसमें जो NHS1 है वो 1 हफ्ते बाद मोस्टली कभी कभी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन IgM जो है 7 दिन बाद पॉजिटिव आ जाता है। तो एक तो हमारा वेरिएंट यही है कि आगे जाके जो डेंगी का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव ही आ रहा है। अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये बैक्टीरियल है या वायरल है, तो उसके लिए हमारे पास CBC है, कंप्लीट ब्लड काउंट्स, और दूसरा है CRP, और तीसरा है ब्लड कल्चर्स। जो ब्लड कल्चर्स हैं वो 4 से 5 दिन के बाद जो बैक्टीरियल टेस्ट है वो उसकी रिपोर्ट आती है। इससे पहले CRP है, C रिएक्टिव प्रोटीन, उसमें अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो बहुत हाई मिलेगा। CBC जो कंप्लीट ब्लड काउंट्स है उसमें WBCs अगर डेंगी के वायरस से कम हुए हैं और अगर टाइफॉइड भी साथ में है तो न्यूट्रोफिल्स काउंट हाई मिलेंगे। आगे जाके प्लेटलेट्स कुछ 4 दिन, कुछ 1 हफ्ते बाद कम मिल रहे हैं। कुछ दफ़ा WBCs काउंट पहले कम मिलते हैं और प्लेटलेट्स बाद में कम मिलते हैं, या पहले कभी कभी WBCs सही नॉर्मल होते हैं और प्लेटलेट्स कम होते हैं। तो इसमें हम डिफरेंशिएट इसी तरह करते हैं। सेकेंडली, अगर हमें ट्रीटमेंट पे जाना है तो ट्रीटमेंट ऑफ द वायरस इज़ द सेम वन। अगर CRP, C रिएक्टिव प्रोटीन, अगर हमारा नॉर्मल की तरफ है और WBCs सिर्फ गिरे हुए हैं, तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ घर पे रह के हाई इंटेंसिटी ऑफ वाटर ग्लूकोज लेना है और पैनाडोल पे रखना है। डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा, जावेद साहब ने, कि इम्पॉर्टेंटली ये है कि आपके कई दफ़ा पैनाडोल काम नहीं कर रही होती, तो आप दूसरी सिचुएशन से इसको आप ठीक करेंगे वायरस के फीवर को। जैसे कि आप ठंडे पानी की पट्टियाँ रख सकते हैं या सादे पानी की पट्टियाँ, कूलेक्स से पैच आजकल आते हैं वो रख सकते हैं, जिससे आप फीवर कम कर सकते हैं। सेकेंडली, सपोस्ट्रीज आती हैं, उससे आप फीवर कम कर सकते हैं।
तो डिग्री ऑफ फीवर जो है या तो आईवी से या फिर पर रेक्टल सपोजिटरी से कम कर सकते हैं अगर पैरासीटामोल से फीवर कम नहीं हो रहा। आइबुप्रोफेन प्लेटलेट्स या डेंगू में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, उसको नहीं देना होता क्योंकि वो प्लेटलेट्स पे अटैक करती है, कई दफ़ा बोन मैरो सप्रेशन कराती है, तो उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, उस पर डॉक्टर्स को भी हम कहते हैं कि वो ड्रग यूज़ ना करें। फिर आ जाए एंटीबायोटिक्स पे। एंटीबायोटिक्स जब देनी होती है अगर आपका फीवर मोर देन 48 आवर्स हाई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन हाई की तरफ मिल रहा है, तो आपको एंटीबायोटिक की तरफ जाना है, अदरवाइज एंटीबायोटिक्स नहीं देनी है क्योंकि डेंगू में अगर एंटीबायोटिक्स देंगे तो आपकी और इम्यूनिटी कम होगी क्योंकि डेंगू ये वाले वेरिएंट ने WBC's काउंट पहले कम किए हैं, तो आपके बोन मैरो सप्रेशन होगा। जब बोन मैरो सप्रेशन होगा तो और आपकी इम्यूनिटी गिरेगी और मजीद इन्फेक्शंस जो हैं वो भी अटैक करेंगे, और कई दफ़ा जो XDR इन्फेक्शन है, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन होते हैं, वो ज़्यादा अटैक करके आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा अटैक करके आपको एडमिशन लेवल पे ले जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि बच्चा या अडल्ट या छोटे बच्चे, जो आजकल हम देख रहे हैं छोटे बच्चों को इन्फेक्शंस का रेशो बढ़ा है, उसमें आपको देखना है कि आपके अगर ये सारी चीज़ें नेगेटिव की तरफ शुरू में आई हैं, WBCs गिरे हैं और बच्चा शॉक में जा रहा है या अडल्ट शॉक में जा रहा है, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और शुगर लेवल ज़रूर चेक करनी है क्योंकि उससे फिट्स होने के चांसेस होते हैं, झटके पड़ते हैं। सही है। उसमें स्पेशली सोडियम और पोटाशियम का बहुत बड़ा रोल है। अगर उसको आपको उस 24 आवर्स में आप ठीक नहीं करेंगे तो पेशेंट कैन बी एडमिटेड इन द इंटेंसिव केयर। तो आपको घर पे रह के फ्लूइड्स को मैनेज करना है, पैरासीटामोल लेनी है, नहीं मैनेज होता हॉस्पिटल में आएंगे, छोटी छोटी ड्रिप्स लगवाएंगे, उससे भी अगर ठीक नहीं होता तो फिर आप एडमिशन केयर पे जाएंगे, इंटेंसिव केयर में। अगर आपके ये सारी एहतियात हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब बता रहे हैं, वो आपने करनी है। उसके ट्रीटमेंट के बारे से भी आपने बताया, बड़ा अच्छा आपने ब्रीफ किया। अच्छा डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, इम्यून सिस्टम की हम बात करते हैं, हमने कोरोना में भी यही बात की कि इम्यून सिस्टम अपना अच्छा करें, अच्छी खुराक लें, नींद पूरी करें। डेंगू में क्या कहा जाता है कि डेंगू वायरस से बचने के लिए आपका इम्यून सिस्टम कैसा होना चाहिए? देखिए मतलब जावेद अकरम साहब भी मौजूद हैं, और जब आया था हमारे पास कोविड तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मार्च अप्रैल के महीने में 2020 के अंदर एक बाकायदा तौर पे सारे मतलब जो हमारे फिजिशियंस और हमारे मेडिकल प्रोफेशनल जो थे उनके साथ मिलके इसी हिफाजत के लिए कहा था कि इम्यून सिस्टम कुव्वत मुदाफियत किसी भी बीमारी के अंदर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वेदर इट इज दी डेंगू, इट इज कोविड या किसी किस्म की कोई बीमारी भी आती है उसके साथ। अभी डेंगू के हवाले से जो कहा जाता है, क्योंकि हम लोग जो है ये लगाने के लिए इसको इनकरेज नहीं करते, लेकिन ये जरूरी है कि डेंगू के अंदर जो है पेशेंट इस वक्त अपना जो है पानी और पीने की जो है जूसेस जो है उनको ले, ताकि इससे डेंगू के साथ उनकी कुव्वत मुदाफियत भी बेहतर हो और उनका जो सिस्टम है वो भी बेहतर तरीके से काम कर सके। तो आपका ये कहना कि मतलब किसी एक स्पेसिफिक बीमारी के लिए, मैं समझता हूँ कि किसी बीमारी के लिए भी कुव्वत मुदाफियत जो है उसको बेहतर करने के लिए हाई प्रोटीन जो है वो मतलब जरूरी होती है, एंड दैट इज वेरी मच इफेक्टिव। सूप लेने चाहिए। और लाहौर के अंदर तो मैं सच्ची बात बताऊं कि इस वक्त जो हमारा मतलब मैंने पहले भी जैसे अर्ज किया कि इस वक्त है लाहौर शहर दुनिया के गंदे तरीन शहरों में है, तो अभी समझ ही नहीं आ रही कि इसके साथ क्या करना चाहिए, कि डेंगू है या बाकी है, इस कदर वहाँ पे मसाइल है। और आप कह रहे थे कि इस्लाम के हवाले से कि जी हमारी सारी निस्फ और ईमान होता है उसके साथ, ये दुनिया के अंदर है कि हाइजन है। वो लोग जो मुसलमान नहीं है ऐसी, और जावेद अकरम साहब ने दुरुस्त कहा कि डेंगू जो है मतलब ये दुनिया के ममालिक में अब इससे मौजूद रहना, लेकिन इसकी इंटेंसिटी को तो हम कम कर सकते हैं जब हुकूमत के इक़दाम होंगे, जब इदारे काम करेंगे सुमैया, तो उस वक्त तो ऐसा होगा कि ये कंट्रोल भी होगा, लोगों के अंदर अवेयरनेस भी होगी। ये गमलों के अंदर पानी रखना, छतों के अंदर पानी रखना, एसी और ये कूलर्स के पानी को मतलब निकालना, ये 3-4 महीने पहले का काम था, ये अभी का काम नहीं है। करते हैं इनका भी स्प्रे का जो है एक खास किरदार है। एक चीज मैं आपके तवज्जो से देखने वालों से जो शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि ये जो मच्छर है, या जैसे जावेद अकरम से आपने कहा कि मच्छरी है, तो ये बड़ी शर्मीला मच्छर है। ये सुबह के वक्त और शाम के वक्त ये 2 औकात हैं जिस वक्त आके कि हमें ये खाता है और फिर ये आगे हमें डेंगू का जो सारा असर आता है। हमें फुल स्लीव पहनने चाहिए। अभी मतलब लाहौर एरिया के अंदर गो के वहाँ पे सर्दी आ गई है तो लोग हाफ स्लीव नहीं पहन रहे, तो लेकिन फिर भी हमें कॉलर जो है उसके ऊपर से गर्दन जो है उसको नेकेड नहीं होना चाहिए, नीचे जो टखने हैं
उसके लिए सॉक्स का इस्तेमाल करें। जो हाथ हैं इनको अगर कवर रख सकें तो उससे बेहतर तरीके से अभी जो आज है वो बचाया जा सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कवर करें। चाहूंगा कि सिंध हुकूमत नाउ शुड टेक केयर। सही है कि सिंध हुकूमत अभी चूंकि यहाँ पे अभी सर्दी रहेगी, लाहौर के और बाकी अपर एरिया के अंदर सर्दी आ जाएगी तो ये मच्छर खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे खदशा है कि सिंध के अंदर जाके जो है एक वो बात जो है आगे जाके हुकूमत को और इंतजामिया को भी इस हवाले से तैयारी अपनी रखनी होगी, क्योंकि जाहिर है अभी यहाँ सर्दी आने में टाइम है। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। अच्छा डॉक्टर जावेद अकरम साहब, अब बात कर रहे हैं आलूदगी की, जो ज़ाहिर है एक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ख़राब है लाहौर शहर में। फिर ज़ाहिर है ये वायरस मौजूद है, एक और वायरस जिसकी हम बात करें ज़रा उसके बारे में बताइएगा कि जिसकी अभी तशख़ीस नहीं हुई है, एक स्पीशियस सा वायरस है, डेंगू भी नहीं है और डेंगू से मिलता जुलता भी है, तो उस पर हम क्या करें और उसको हम कैसे जांचें और उससे हम कैसे बचें? देखें फिजा, वायरस सुमैया सॉरी माय अपॉलॉजीज। सुमैया, ये जो वायरस है ये है डेंगू। मैंने आपको अभी बताया कि 4 इकसाम्स को हम क्लासीफाई करते हैं, 5वीं को कहते हैं अनक्लासीफाइबल। वो डेंगू की ही एक किस्म है और ये फ्लेविवायरिडीज फैमिली का ही एक इकसाम है। इसका कोई शक नहीं है कि क्या वायरस है। अब इसकी वायरस को अपने PCR या वगैरह करना, ये हम तो क्योंकि इस पर रिसर्च करते हैं तो हम करते हैं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल कि आप ये देखें कि वायरस कौन सी है। आप ये देखें कि इसने वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, आपने वेक्टर को कंट्रोल करना है और वेक्टर की ब्रीडिंग को कंट्रोल करना है। और जैसे मैंने कहा वो सफाई सुथराई से होगा, और या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई वाटर बॉडीज़ ऐसी हैं जो आप नहीं भर सकते रेत से या अर्थ से नहीं फिलिंग हो सकती, कोई लेक्स हैं या व्हाटएवर, तो उधर हम मछलियाँ को यूज़ करते हैं, गप्पी फ़िश करते हैं, टेलिपा फ़िश यूज़ करते हैं जो इस लार्वा को खा जाती हैं। अच्छा। तो ये एक मल्टी सेक्टोरियल एक्टिविटी है, ये किसी हेल्थ डिपार्टमेंट अकेला नहीं काम कर सकता, वासा नहीं कर सकता, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर सकता, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, DHA नहीं। ये तकरीबन 39 डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये चाहें कि ये अभी हो जाए तो इसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये ईयर अराउंड एक्टिविटी है, सारे साल की एक्टिविटी है, और ये जब आपकी एपिडेमिक हो जाती है तो उस वक्त इसका कोई खातर खा फ़ायदा नहीं होता। आपको इसको पूरे साल एक एफर्ट करनी पड़ती है कोऑर्डिनेटेड तरीके से, ताकि इसके केसेस कम से कम हों। एक अच्छी चीज़ मैं सुमैया बीबी ये बता दूं आपको कि ये सब बड़ी तशवीशनाक चीज़ें हैं जो हम कह रहे हैं डेंगू के बारे में, लेकिन एक अच्छी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि मैं बतौर ए हम्बल स्टूडेंट ऑफ डेंगू, जो कि पिछले हम कई 1980 से इसके साथ काम कर रहे हैं, तो मैं ये आपको बता दूं कि डेंगू में अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप इसका बर वक्त तशखीस कर लें कि ये डेंगू ही है और बर वक्त इसका इलाज कर लें, तो डेंगू में सबसे अच्छी चीज़ तो ये होगी किसी को लगे ना। दूसरी सबसे बेहतर चीज़ ये है कि अगर किसी को ये लगता है और वो आपके पास स्ट्रेचर पे आता है या डेथ बेड पे आता है, तो उसको बर वक्त अगर तशखीस हो गई है, इससे पहले कि उसका जिगर डैमेज हुआ है या गुर्दे डैमेज हुए हैं या ब्रेन या हार्ट, तो उसको चल के जाना चाहिए। कभी भी उसकी मोर्टेलिटी ज़ीरो होनी चाहिए। एक किसी भी डेंगू के डॉक्टर जब इसका इलाज करता है, मुस्तनिद डॉक्टर, तो हम एम ये करते हैं कि कभी भी किसी की जान नहीं जाए डेंगू से, और ये मुमकिन है। थाईलैंड में पिछले साल 69,000 केसेस हुए और एक बच्चे की डेथ हुई, और उसको भी लिवर डिजीज़ थी, साथ हेपेटाइटिस C था। सही है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आपको समझनी ये चीज़ है कि डेंगू की डेथ होती है ज़्यादातर डेंगू हेमरेजिक फीवर में या शॉक सिंड्रोम में, जो कि सिर्फ 5% को होता है डेंगू के अगर 100 मरीज़ों में से। उसमें ये सिर्फ अमल होता है कि जो आपके खून की नालियों के अंदर जो सेल लगे हैं जिनको मेंडोथेलियल कहते हैं, वो श्रिंक हो जाते हैं और आपका पानी नालियों से रिस्क के बाहर चला जाता है और खून गाढ़ा हो जाता है, जिसको हम हेमेटोक्रिट कहते हैं। वो अगर 20% से ज़्यादा बढ़ जाता है बेस लाइन पे, हमें प्लेटलेट्स की परवाह नहीं है, हमें किसी और चीज़ की परवाह नहीं है, हमें हेमेटोक्रिट की परवाह है। प्लेटलेट्स अपने आप 90% 95% लोगों में रिकवर कर जाते हैं।
हेमेटोक्रिट अगर आपका बहुत बढ़ गया है तो उसका मतलब है आपका सर्कुलेटरी फेलियर हो रहा है, पल्स प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर ऊपर वाला और नीचे वाला बहुत नैरो हो रहा है। तो इसलिए उसमें हमें फौरी तौर पे हाई डिपेंडेंसी यूनिट में दाखिल करना चाहिए। और वो जो पानी बाहर जा रहा है उसने 48 घंटे का मामला है कि उसने वापस आ जाना है। तो वो वापस आता है तो आपके फेफड़े बर्दाश्त नहीं करते, सब पानी से भर जाते हैं और आपको वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है। इसलिए बुखार जब तक है आप बिल्कुल सेफ हैं। बुखार में आज तक डेंगू की ना किसी हकीम किसी क्वैक के हाथों भी डेथ नहीं हुई। बुखार जब आपका ख़त्म होता है तो आप क्रिटिकल फेज में दाखिल हो सकते हैं। उस वक्त आपको पानी कम पीना चाहिए, जूस कम पीना चाहिए, ये चीज़ें कम पिएं। ये तमाम तर चीज़ें जो हमारे माहिरीन कह रहे हैं बिल्कुल सही सर पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम लगारी साहब, डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब और डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। नाजरीन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।